1939 से 1945 का टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 2 का रहा। इस दौरान दुनिया के सभी देशों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिनमें से जापान वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री बनी, जिसका कारण था हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग। चलिए इस डेडलिस्ट न्यूक्लियर अटैक को डीपली समझते हैं। जापान के पर्ल हार्बर अटैक ने यूएसए को वर्ल्ड वॉर 2 में आने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले यूएसए बाहर से ही वॉर का एनालिसिस कर रहा था। वर्ल्ड वॉर 2 के फाइनल ईयर में अलाइज ने जापानीज मेनलैंड पर इन्वेजन की तैयारी कर ली। 8 मई 1945 को जर्मनी के सरेंडर करने पर यूरोप में वॉर कंक्लूड हो गई, जिससे अलाइज की फुल अटेंशन पैसिफिक वॉर हो गई। द अलाइज में यूएसए, यूके, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, ब्राजील और बहुत सी कंट्रीज शामिल थी। इन अलाइज कंट्रीज ने 26 जुलाई 1945 को पोट्सडैम डिक्लेरेशन में इंपीरियल जापानीज आर्म्ड फोर्सेस को अनकंडीशनल सरेंडर करने को कहा और अल्टीमेटम दिया, अगर जापान पीछे न हटा तो रिजल्ट अटर डिस्ट्रक्शन होगा। बट जापान ने इस अल्टीमेटम को इग्नोर कर दिया और लड़ाई जारी रखी। अमेरिका ने भी देर न करते हुए क्यूबेक एग्रीमेंट के तहत यूके की कंसेंट ली और हिरोशिमा, कोकुरा, निगाटा और नागासाकी पर बम गिराने के ऑर्डर इशू कर दिए। 6 अगस्त को अमेरिका ने हिरोशिमा पर B-29 एनोला गैस से लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिरा दिया। हिरोशिमा जापान की मेजर मिलिट्री हेडक्वार्टर साइट्स थी। 3 दिन बाद फेवरेबल वेदर कंडीशंस का फायदा उठाकर अमेरिका ने नागासाकी, अ मेजर मिलिट्री पोर्ट, जापान का लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर सेंटर पर B-29 बॉक्सकार से फैटमैन नाम का एटम बम गिरा दिया, जिसे ठीक उसी दिन हिरोशिमा में लगभग 1,46,000 लोग और नागासाकी में लगभग 80,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। बॉम्ब का इम्पैक्ट इतना डीप था कि उसके एक्सप्लोड होने के कई दिन बाद तक भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रेडिएशन सिकनेस, बर्न इफेक्ट, इंजरीज, इलनेस एंड माल न्यूट्रिशन की वजह से अपनी जिंदगी को खोना पड़ा। मरने वाले लोगों में ज्यादातर सिविलियंस थे। नागासाकी से पहले बम को कोकुरा पर गिराया जाना था, पर क्योंकि कोकुरा अटैक के समय बादलों से पूरी तरह गिरा हुआ था, इसलिए नागासाकी को चुना गया। हिरोशिमा पर गिराए गए बम लिटिल बॉय को बनाने के लिए 64 kg ऑफ हाईली एनरिच्ड यूरेनियम 235 का यूज किया गया था, जबकि फैटमैन एक इम्प्लोजन टाइप न्यूक्लियर वेपन था जिसका सॉलिड प्लूटोनियम कोर था। आज हिरोशिमा एंड नागासाकी एटॉमिक बॉम्बिंग को 75 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, पर इस डेडलिस्ट इवेंट को भूलना सबके लिए इम्पॉसिबल सा है। यह डेडलिस्ट इंसिडेंट कभी होता ही नहीं अगर जापान के उस समय के एम्परर हिरोहितो अपनी जिद पर न अड़े होते। अलाइज कंट्रीज ने हिरोहितो के आगे सरेंडर करने का प्रपोजल रखा, बट हिरोहितो पर न जाने कौन सी सनक सवार थी कि उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। अमेरिका जानता था कि अब उसे जापान को रोकने के लिए कोई बिग और सॉलिड स्टेप उठाना होगा, इसलिए उसने एटॉमिक बॉम्बिंग का सहारा लिया, पर अभी भी जापान पीछे हटने को तैयार नहीं था। जापान की जिद ने अमेरिका को जापान पर तीसरा बम गिराने के लिए मजबूर कर दिया, पर इससे पहले कि अमेरिका ऐसा करता, इस सिचुएशन में सोवियत यूनियन ने एंट्री कर ली। जापान जानता था कि वो चाहकर भी सोवियत यूनियन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए जापान ने 15 अगस्त को अलाइज के सामने सरेंडर कर दिया और तीसरे एटॉमिक बम अटैक को होने से रोक लिया। इस डेडलिस्ट इंसिडेंट की यादगार में हिरोशिमा परफेक्चुरल इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल, बॉम्ब गिरने की जगह के क्लोजेस्ट सर्वाइविंग बिल्डिंग को हिरोशिमा पीस मेमोरियल बनाया गया, जबकि नागासाकी में नागासाकी एटॉमिक बॉम्ब म्यूजियम खोला गया। अमेरिका को भी अपनी इस हरकत का भारी पछतावा हुआ। लाशों के ढेर, युद्ध की स्थिति और अनबियरेबल पेन ने सभी कंट्रीज को ये मैसेज डिलीवर किया कि दोबारा इस तरह के न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन को इन्विटेशन देगा और कुछ नहीं। आखिर में मैं उन सभी सिविलियन, सर्विसमैन और इनोसेंट पीपल को ट्रिब्यूट देना चाहूंगा जो अनजाने में इस पॉलिटिकल कंस्पिरेसी का पार्ट बने। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माय चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।